मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैं मियाँ साहब से मिला। मियाँ साहब काफ़ी बीमार लग रहा था। मियाँ साहब इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करती है कि मियाँ साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। जो भी मियाँ साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल के अंदर मुलाकात। ये मुलाकात जो थी ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रिक्वेस्ट पे हुई और मुलाकात के बाद बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने इजहार किया तशवीश का मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख़्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी किस्म की भी कोई डील में इंटरेस्टेड नहीं हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन दोनों लीडर्स ने मिसाक़ जमहूरियत के हवाले से बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस मुलाकात के साथ साथ दूसरी तरफ जो हुकूमत है, लग रहा है कि उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हिदायत दे रहे हैं पंजाब हुकूमत को कि वो नवाज़ शरीफ साहब से बात करें और उनसे कहें कि वो जिस किस्म का इलाज भी जहाँ भी किसी से करवाना चाहते हैं हुकूमत उसको फैसिलिटेट करने को तैयार है। दूसरी तरफ मगर ये भी गुफ्तगू हो रही है कि हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने का चांस इसलिए दिया ताकि हुकूमत दोबारा ये कह सके कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये आपस में मिली हुई हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इन आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमरुल ज़मान कायरा साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो कायरा साहब। जी बहुत शुक्रिया। जी कायरा साहब, आज आप भी मुलाकात में शामिल थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, तो आपको क्या लगा मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के मुतालिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या सचमुच बहुत सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और उनकी सेहत के मुतालिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या तशवीश है जिसका इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किया? आरिफा, मेरा ख्याल है मेरे चेयरमैन ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का या जिस तरह अपनी ऑब्जर्वेशन का ओपनली इजहार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद इस सवाल की ज़रूरत नहीं रह जाती। उन्होंने अपना कंसर्न जो हमारा जॉइंट कंसर्न है यकीनन उसका इजहार किया और वो मियाँ साहब से मिलने के बाद हम सब ने महसूस किया। तो कायरा साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि अब जब हुकूमत ऑफ़र कर रही है कि वो जहां चाहें या जिससे चाहे इलाज करवा सकते हैं, तो नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए इसके बारे में, जैसे कि उनकी फ़ैमिली, उनकी वालदा भी, उनकी बेटी भी उनसे कह रही हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और इलाज करवाएं? जी, बिलावल साहब ने यकीनन उनके सेहत के बारे में अपने कंसर्न का इजहार किया, अपनी पार्टी के जरदारी साहब के कंसर्न का इजहार किया और मियाँ साहब ने जरदारी साहब का भी शुक्रिया अदा किया, पार्टी का भी शुक्रिया अदा किया। हमने उनको यकीनन ये कहा कि आप 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और हम आपकी रहनुमाई की, आपकी जमात को भी ज़रूरत है, मुल्क को भी ज़रूरत है और आप अपनी सेहत के बारे में ख्याल फरमाएँ। लेकिन वो इस बात पे अभी तक तो उनका कंसर्न ये था कि मैंने दरख्वास्त दी हुई है ज़मानत बेल के हवाले से, तो बेल अगर मेरी हो जाती है तो फिर अदरवाइज देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन हुक्मरानों के बारे में उनका गिला ये था कि पहले मुझे PIC में ले जाया गया और उसके बाद एक दिन में मेरे टेस्ट वेस्ट करा के वापस ले आए हॉस्पिटल ने, फिर मुझे ले गए वो सर्विसेज अस्पताल में जहाँ पे दिल के आर्जे का इलाज नहीं होता, वहाँ कुछ दिन रखने के बाद फिर ले आए। फिर मुझे जिनाह अस्पताल शिफ्ट किया गया जहाँ पे दिल के आर्जे का इलाज नहीं है। तो ये उनका ओवरऑल कंसर्न था कि गवर्नमेंट का रवैया बड़ा इंसल्टिंग था और मैं किसी से खैरात नहीं मांगूंगा।
मैंने मांगना है तो अल्लाह से मांगूंगा, ये उनका अपना। जी जी कायरा साहब, ये तो बिल्कुल सही है कि हुकूमत की कोताही रही है इस हवाले से, मगर समझ अब हम लोगों को ये नहीं आ रहा कि अब जब हुकूमत कह रही है कि वो नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के मुताबिक इलाज करवा देंगे, तो अब नवाज शरीफ साहब को क्या कंसर्न्स हैं, या उनको लगता है कि हुकूमत सिंसियर नहीं है इसलिए वो मान नहीं रहे, क्योंकि वो एट सम स्टेज तो अपनी खुद सेहत को ख़तरे में डाल रहे हैं। मियाँ साहब यकीनन गवर्नमेंट के रवैये से नाराज़ भी हैं, और शायद उनका ये भी ख्याल हो कि कोई 2 हफ्ते हो गए उन्होंने जो बेल एप्लीकेशन मूव की है, अगर सुप्रीम कोर्ट से बेल हो जाती है तो उनको बाहर जाके अपने मौलद से इलाज कराने का अगर मौका मिल जाता है तो शायद वो उस के इंतज़ार में हो, और वो समझते हैं कि मैं गवर्नमेंट का एहसान न लूँ यहाँ पे कोई इलाज कराने का। ये उनका जनरल कंसर्न था, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट के ये कोई एहसान लेने की बात तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की इस वक्त जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एहसान लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये गवर्नमेंट महसूस करती इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो पहले ही इसका एहसास हो जाता। प्राइम मिनिस्टर को कल याद आया जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, कोशिश हमने की, मुलाकात अरेंज हो गई, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब को ख्याल आ गया कि अच्छा मैं मियाँ साहब की सेहत के बारे में एक ट्वीट कर दूं। पहले कर देते, पहले उनके वज़रा की ज़बानें लंबी ना होती और उनको प्रॉपरली यही फैसिलिटी कि अगर वो मुल्क के अंदर इलाज कराना चाहते थे तो AFIC मौजूद था, PICS मौजूद, PIC मौजूद था, यहाँ सा प्राइवेट डॉक्टर्स अस्पताल है, बाकी है। और आज बिलावल साहब ने उनको ये भी कहा कि अगर आप सिंध में आना चाहें तो हम सिंध में आपका इलाज कराएंगे, और जो बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं AFIC वहाँ पे जो NICVD है या बाकी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट भी इवन बहुत अच्छे अस्पताल हैं, वहाँ पे भी चाहें तो एक ऑफ़र थी। तो गवर्नमेंट अगर ये बात पहले करती तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन एक बीमार बंदा जो ऑलरेडी जिसको दिल का आर्जा है वो बहरहाल उनकी नाराज़गी बनती है, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया भी है। जी कायरा साहब, इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा मीडिया टॉक में कि मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से बात हुई है, और एक TV चैनल पे इस तरह की भी खबर चली है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि बहुत गलती हुई जब उन्होंने PPP के कहने पे आर्टिकल 62-63 को कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं निकाला। तो इस हवाले से आप कुछ हमें तफसील बताएंगे कि दोनों ने क्या बात की? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में तो जनरल गुफ्तगू यही थी कि वो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब और विजन था, जिसको उन्होंने अमली ताबीर में एक डॉक्यूमेंट के तौर पे लिखा और फिर उस पर मियाँ साहब ने भी दस्तखत किए, वो एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे, एक फ्यूचरिस्टिक गाइडलाइन के तौर पे हमारे पास मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए ये बिलावल साहब की तजवीज़ थी, उससे एग्री किया उन्होंने कि हमें इसको उन्हीं फाउंडेशंस के ऊपर खड़े होके जो पाकिस्तान के जमहूरी वफाकी पाकिस्तान की और एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की एक बुनियाद है, उसके ऊपर खड़े होके आज के हालात का तजिया करने की, उसको देखने की, और उसमें बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी मकालमा करके एक वे फॉरवर्ड तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि चैलेंजेस और ख़दशे बहुत बढ़ गए हैं, ख़तरे बहुत बढ़ गए हैं। इस हवाले से ये गुफ्तगू थी। आर्टिकल 62-63 के हवाले से कोई बात हुई जैसे कि चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जो गुफ्तगू तो मुख्तलिफ रंग में होती है जी, वो तो ये था कि जी हमें बहुत सारे आइन के अंदर तरमीम करने की ज़रूरत थी, वो भी उसमें ये भी एक जिक्र आया कि हमें अपने दौर में ये करने चाहिए थे जो नहीं हुए उस वक्त। तो कोई और स्पेसिफिक ऐसे स्टेप्स आप लोगों ने डिस्कस किए जो शायद माजी में ना हुए मगर अब करने की ज़रूरत है? क्योंकि कायरा साहब, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ सिर्फ जस्ट टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे पे ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से किसने पहले वायलेट किया और किसी की वजह से खटाई हुई या दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए। जैसे नवाज शरीफ साहब 2007 में कहते थे कि हमारे साथ आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, उसके बाद आपने जाके मुशर्रफ से बातचीत कर ली। देखिए, जनरल मुशर्रफ से बातचीत कर ली है, वो मुशर्रफ से बातचीत हमने जो की इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान के अंदर वापस आने के रास्ते खोले,
और बीबी शहीद वापस आई थी तो मियाँ साहब वापस आए थे। वो वापस आई तो इस मुल्क के अंदर जमहूरी अमल शुरू हुआ, एक फेयर इलेक्शन की फ़िज़ा बनी। वरना तो ये उनकी काफ लीग बैठी थी, उनकी अपनी जुडिशरी बैठी थी, उनके अपने जर्नैल बैठे थे, जनरल मुशर्रफ वॉज वेरी कंफर्टेबल, वो अगला इलेक्शन फिर जीतते। मियाँ साहब एग्जाइल में थे, बीबी एग्जाइल में थी। तो ये कोई ताने देने वाला इशू नहीं है। हाँ, माजी में खड़े होकर हमने हाल का तजिया नहीं करना। माजी में तो तलखियाँ हैं, उसका इदराक दोनों अतराफ में है। मियाँ साहब को वाज़ेह तौर पर किसका इदराक था और है। मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ हुआ वो माजी है। आज आगे बढ़ने की ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो, आसिफ जरदारी साहब हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, तीनों क़यादतों ने अपने अपने अदवार में अपने मुखालिफिन के साथ, जिनके साथ तल्ख माजी रहा, को माजी की तलखियाँ थी, उनकी तरफ से कुछ ज़्यादतियाँ भी थी, तो उनको भुला के आगे बढ़ने का एक रास्ता है। अपने दुख को अपनी ताकत में कन्वर्ट करना और उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत का फ़लसफ़ा हमेशा से रहा है, वही आज भी है। जी कायरा साहब, यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कायरा साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से। जी कायरा साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की कि हमें माजी की अब ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए, वी नीड टू लुक फॉरवर्ड। मगर इसके साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि बहुत से लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुफाहिमत की पॉलिटिक्स की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, तो वो उसी की वजह से पंजाब में इर्रेलेवेंट हो गई। इसीलिए हम देखते रहे हैं कि माजी के अंदर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत तनकीद की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और उनकी जो हुकूमत थी। अब अगर फिर आप जो है अपनी पॉलिसी तब्दील करेंगे और जिस तरह के आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की, तो फिर पंजाब के अंदर आपकी पॉलिटिक्स कितनी रेलेवेंट रह जाएगी? देखिए, दो बातें याद रखिए। एक बात कि जहाँ मुस्लिम लीग की पॉलिसी हमारी पॉलिसी से मुतसादम होगी, हमारे ख्याल में वो मुल्की और अवामी मफाद में नहीं होगी, किसी ज़ाती मफाद में, किसी और इशू के ऊपर वो पाकिस्तान के नुकसान में होगी, हम कल भी उसको अपोज करते थे, हम आज भी उसको अपोज करेंगे, आने वाले कल में भी करेंगे और पूरी शिद्दत से करेंगे। दूसरी गुजारिश यह है कि हम मुखालिफ फोर्सेज हैं, एक दूसरे के अलग जमातें हैं, हमारी अपनी फ़िलासफ़ी है, मुस्लिम लीग की अपनी फ़िलासफ़ी है। पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मज़दूरों की, किसानों की, आम आदमी की जमात है। मुस्लिम लीग जो है वो अमरा रऊसा की जमात है, उनकी नुमाइंदा है। सो हमारे आपस में जो डिफरेंसेस है वो अपनी जगह मौजूद, उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन आप डिफरेंसेस के साथ इकट्ठे चलते हैं, एक जगह बैठते हैं, मसाइल का हल निकालते हैं, ये पॉलिटिक्स है। अब रही बात कि इस सोच का या इसके जो अमल है, इस अमल का पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे पंजाब में नुकसान हुआ, ये बात दुरुस्त है। और ये बात याद रखिए कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है इस मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए, यहाँ की सियासी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी अमल को बेहतर और मुस्तहकम करने के लिए अपने सियासी नुकसान तक कर लेती है। अब आपके सवाल पे मैं आ जाता हूँ। आरफा, मुझे एक मिनट दीजिएगा। मैं आपके सवाल पे आता हूँ मैं कि वो ये है भाई, अगर हम उनके साथ ये रवैया रखेंगे तो इसका पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। इसका मतलब हमें ये रवैया नहीं रखना चाहिए ताकि हमारा नुकसान ना हो। हमारी दानिश्त में इस रवैये के बरक्स जो रवैया लड़ाई का, तसादुम का, एक दूसरे को गाली गलोच का, जो इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होने का रास्ता ढूंढा और आज तक उसी पे खड़े हैं, हम समझते हैं कि उससे पाकिस्तान के अंदर इदारों में बेहतरी नहीं आ सकती, मुआशरे में मुख्तलिफ सेक्शंस में, मुख्तलिफ कौमियतों में तलखियाँ बढ़ती हैं और डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। और जमहूरी रवैये, क्योंकि ये कोई इदारा नहीं है खाली ये पार्लियामान तगड़ी हो गई, पार्लियामान को लोहे का और सीमेंट का बना हुआ खाली वो एक घर नहीं है, उसके रवैये हैं। पाकिस्तान को उन रवैयों की तरफ लेके जाना है और जब तक वो रवैये डेमोक्रेटाइज नहीं होते, पाकिस्तान में जमहूरियत कंसोलिडेट नहीं होगी। इसके लिए पीपल्स पार्टी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से लेके आज तक
बीबी शहीद ने उन लोगों को जो इनडायरेक्टली भुट्टो साहब के एक तरह कत्ल में शामिल थे उनको भी माफ किया। वो जिन्होंने आसिफ जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को डायरेक्टली विक्टिमाइज किया, उनको साथ लेके चली, जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब के ऊपर तशद्दुद कराए उनको भी माफ किया। जी, सो आई अंडरस्टूड यू करेक्टली, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है, पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है या डेमोक्रेसी और जमहूरियत का इंटरेस्ट है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त उसको देख रही है, वो जो शॉर्ट टर्म गेन है पंजाब में या सियासत के हवाले से वो इतना अहम नहीं है जितने ये गोल्स ज़्यादा अहम है। बिलाशुबा हमें अपनी सियासत बड़ी प्यारी है, हम सियासत करना चाहते हैं, हमारी सियासत अवाम है, हमारी सियासत आइन है, हमारी सियासत जमहूरियत है, हमारी सियासत पाकिस्तान के लिए है। और अगर कोई हमारा रवैया जो सियासी तौर पे हमारे फ़ायदे में हो लेकिन मुल्क के लिए नुकसान करे, पीपल्स पार्टी ऐसे रवैयों से इन्हिराफ करती रही है। और अगर किसी रवैये से पीपल्स पार्टी को नुकसान और मुल्क को फ़ायदा हो, जमहूरियत को और जमहूर को फ़ायदा हो, तो पीपल्स पार्टी वो इक़दामात उठाती रही है। सो ये हम समझते हैं कि जो सियासी नुकसान है वो तो कवर हो सकते हैं, जो मुल्की नुकसान है वो कवर नहीं होते। अगर ये बात बाकियों को अगर समझ नहीं आती और पीपल्स पार्टी को ये समझ आती है तो हमें बाकियों को फॉलो नहीं करना, हमें वो काम करना है जिसको हम दुरुस्त समझते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी का कारकुन दुरुस्त समझता है, हमें वो काम करना है। जी कायरा साहब, पिछले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी बहुत तनकीद की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे। असद उमर की स्पीच जो थी पार्लियामेंट में, उसका जिक्र आज बिलावल जरदारी साहब ने खुद भी किया है। इमरान खान साहब की तरफ से भी बहुत तनकीद हो रही है। इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है कि एकदम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फोकस क्यों कर लिया या टारगेट क्यों कर लिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? देखिए, मुस्तकबिल की क़यादत वो है, हाल की क़यादत वो है, पाकिस्तान के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई वो कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर ताकतवरों के ख़िलाफ़, इस मुल्क के अंदर इंतहा पसंद रवैयों के ख़िलाफ़, इस मुल्क के अंदर तलखियाँ और गोलियाँ बांटने वालों के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा खुल के बात करता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो पीपल्स पार्टी है। लिहाजा उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा जिनको तकलीफ़ हुई है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को चैलेंज करने की कोशिश की है। अफसोस इस बात का है कि बिलावल साहब ने जो स्पीच की, उस स्पीच को सारी दुनिया सराह रही है। पाकिस्तान का कौन सा एंकर है जिसने उसको नहीं सराहा? पाकिस्तान का कौन सा सियासी कारकुन है जिसने उसको नहीं सराहा? दुनिया भर में लोग उसको सराह रहे हैं, बल्कि चले बाकियों को तो छोड़ दीजिए। उनकी स्पीच के फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो एक मंझे हुए सियासतदान हैं और पीपल्स पार्टी के ट्रेंड हैं, उन्होंने बाकायदा उनको पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई किया। असद उमर को, जनरल उमर के बेटे को, पता नहीं अब मैं क्या कहूँ, मुझे अफसोस होता है कहते हुए भी, नहीं कहता, मेरा ये मिजाज नहीं है। जनरल उमर के बेटे को भी तकलीफ ये हुई कि उसने अंग्रेजी बोली जी बिलावल साहब ने। वो भाई, आपके अब्बा जी भी अंग्रेजी बोला करते थे, आप भी अंग्रों में अंग्रेजी बोला करते थे, इस पार्लियामान के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो अंग्रेजी में भी होती है, उर्दू में भी होती है, कायद-ए-आज़म की ज़बान भी अंग्रेजी थी, भुट्टो साहब भी अंग्रेजी बोलते थे, बीबी भी अंग्रेजी बोलती थी। दूसरा इतराज़ उन्होंने किया कि जी वो अपने वालिद का नाम इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि ये सिवाय जहालत के, और मैं इसको क्या कह सकता हूँ, सिवाय जहालत के या सिवाय बुग़्ज़ के क्या कह सकता हूँ कि वो अपना नाम पूरा लिखते ही बिलावल भुट्टो जरदारी है, और हम बोलते भी उनको बिलावल भुट्टो जरदारी है। वो भुट्टो भी हैं, वो जरदारी भी हैं, वो अपनी माँ के किरदार पे, वो अपनी माँ की कुर्बानियों पे फ़ख्र करते हैं। जिनकी माएँ बड़े किरदार की होती है उनको अपनी माँओं के किरदार पे फ़ख्र होता है। और ये याद रखिए, मुसलमानों के अंदर तो ख़ास तौर पे हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये मिसाल तो शायद बहुत मैं और बड़ी देने लगा हूँ, लेकिन हज़रत अली करमल्ला वजह की हज़रत फ़ातिमा, बीबी फ़ातिमा से जो औलाद है सिर्फ वो सैयद है। हज़रत अली की बाकी औलाद सैयद नहीं कहलाती। सैयद होने के लिए भी माँ की सनद है, बाप की सनद नहीं है। सो ये बड़ा अफसोस की बात है कि उन्होंने उसको किया। लेकिन मैं ये कह रहा था कि गौर करें, शाह महमूद कुरैशी साहब एक एक पॉइंट से एग्री कर रहे हैं कि जी आपने ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया, ये आइडेंटिफाई किया, ये आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, और उसी अंग्रेजी ज़बान में बोल रहे हैं और कह रहे सिर्फ ये रहे हैं कि ये हमारा 6 महीने का काम नहीं है, ये पिछले 2 गवर्नमेंटें रही हैं, आपकी भी हुकूमत रही है, ये पिछले 40 साल में, पिछले 20 साल में हुआ है, जो बहुत हद तक उनका हक है कहना।
इसी तरह एंड में उन्होंने कंक्लूड ये किया कि आए मिल बैठे, मैं आपको दावत देता हूं, अपोजिशन सारी चल के बैठे, फॉरेन ऑफिस में आए, मुझे गाइड करें, हम पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहते हैं। उस स्पीच के फौरन बाद शाह महमूद साहब की मौजूदगी में असद उमर साहब उठ के खड़े होते हैं और गुल खिला देते, माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत पाकिस्तान की यकजहती को ऐसा चार चांद लगाते हैं और बिल्कुल इंतहाई वाहियाती के साथ गुफ्तगू फरमाते हुए वो तलखियां बढ़ाते हैं। उसके बाद मजीद आला काम जो है वो वजीर आजम साहब फरमाते हैं, वो छाछरों में जलसा करते हैं और वहां पे भी शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं और फिर भी बिलावल साहब की अंग्रेजी पे एतराज है। वैसे लाइटर साइड बिलावल साहब की अंग्रेजी पे एतराज करते हुए, शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और जब हम ब्रेक पे आएंगे तो हम बात करेंगे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदी हैं और उनकी जो इस वक्त सिचुएशन है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी कैदी जो बैरून मुल्क जेलों के अंदर बंद हैं। इस हवाले से कुछ दिनों पहले एक ख़बर आई थी पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह की, जिनको जयपुर जेल के अंदर हलाक कर दिया गया था। और कुछ दिनों बाद एक और मीडिया रिपोर्ट आई है कि एक और कैदी मोहम्मद आज़म जो अमृतसर जेल में बंद थे और जिनकी सज़ा भी मुकम्मल हो चुकी थी, उनकी भी शायद नेचुरल कॉजेज़ की वजह से डेथ हो गई है। मगर मसला ये है कि इस तरह की ख़बरें बार बार आती रहती हैं, ये इशू हाईलाइट होता रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कभी पार्लियामेंट के अंदर, मगर हमारी हुकूमत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी हुकूमत पावर में हो, कोई कदम या इक़दाम इस तरह के नहीं लिए जाते जिससे कि इनकी जो सिचुएशन है, ये जो बैरून मुल्क कैदी हैं, इनकी हालत में कोई फ़र्क आए। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सारा बिलाल, जो सरबराह है जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की। वेलकम टू द शो सारा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सारा, ये जो एक इशू है बैरून मुल्क जेल के अंदर पाकिस्तानी कैदी, ये इतनी दफ़े हाईलाइट हुआ है, मगर लगता नहीं है कि हमारी हुकूमतें, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, वो इसके ऊपर कुछ करने के लिए तैयार है। इसकी क्या वजह है? देखिए, वैसे टू बी फेयर, हर हुकूमत ने जब ये मामला उठा है, प्रेस में उठा है, तो उन्होंने बातें रेज़ की हैं। पिछली हुकूमत ने प्रेसिडेंट विडोडो से जुल्फ़िकार अली, जो पाकिस्तानी कैदी थे, इंडोनेशिया की जेल में कितने सालों से बंद थे, जो इनोसेंट थे, रॉन्गफुली कन्विक्टेड थे, उनकी प्ली रेज़ की, तो प्रेसिडेंट विडोडो ने कहा कि वो उसको पार्डन करेंगे। फिर इसके अलावा जो करंट हुकूमत है, उन्होंने क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया से जब ये एम्फैटिक अपील की, दिल भरी अपील की, तो देखिए हमारे 2000 के करीब कैदी वापस आ रहे हैं। लेकिन आपने एक ठीक बात रेज़ की है कि ये स्टॉप गैप तरीके से नहीं होना चाहिए, एक सिस्टेमिक चेंज हमें चाहिए, और उसके लिए 2-3 चीज़ें हुकूमतें कर सकती हैं जिससे तमाम बैरून मुल्क के जो पाकिस्तान के कैदी हैं, जो कि 11,000 की तादाद में, उनको रिलीफ मिल सके। नंबर 1, हमें एक काउंसलर प्रोटेक्शन पॉलिसी को इनैक्ट करना पड़ेगा। ये पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके तहत हमारी वजारत ख़ारजा ये डिसाइड करती है कि हम किन कैदियों को किस तरह, किस मौके पे, कब और कैसे मदद इमदाद फरमाएंगे। ताकि जो एम्बसीज़ हैं पाकिस्तानी एम्बसीज़ मुल्क भर में, वो जो हैं वो उन कैदियों को अप्रोच करें और उनको मदद करने की कोशिश करें ना, कि जब भी कोई पाकिस्तानी किसी भी बैरून मुल्क में या अरेस्ट होता है या जेल में जाता है, तो उनको किस तरह की हमने इमदाद प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जब भी कोई अरेस्ट होता है ओवरसीज़ या हमारे मुल्क में भी, तो जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं डिटेंशन और अरेस्ट के, वो बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है कि वो बंदा
उस मुल्क की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में गुम हो जाएगा या उसको जल्द हम रिलीफ फरमा सकते हैं। नंबर 2, अब जो 11,000 हमारे पास कैदी हैं पाकिस्तान के जो मुल्क से बाहर कैद में हैं, उनका क्या किया जाए। देखिए, हमारी मेजॉरिटी ऑफ कैदीज जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ की कंट्रीज़ के साथ हमें प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स मुआहदे करने पड़ेंगे, जिनके तहत हम अपने कैदियों को वापस ला सकें, अपने शहरियों को वापस ला सकते और वो अपने सेंटेंसेस पाकिस्तान की जेलों में गुजारें, ताकि ये बोझ भी हमारे। और ये बायलैटरल ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी सारा सब गल्फ कंट्रीज के साथ। ये प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स होती हैं, ये हमने कई ममालिक के साथ की हुई हैं और बहुत सारे ममालिक ने गल्फ कंट्रीज़ के साथ साइन की हुई है, ख़ासकर वो ममालिक जिनकी पाकिस्तान की तरह ज़्यादातर लेबर माइग्रेशन गल्फ कंट्रीज़ के साथ होती है। सही इशू ये है कि नंबर 1, हुकूमत अपनी इस फ़र्ज़ को समझे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो कॉन्सुलर प्रोटेक्शन पॉलिसी अदा करें। दैट इज़ अ फंडामेंटल जॉब ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और तीसरा स्टेप क्या है सारा? वो आपने कहा था 3 चीज़ें थी जो हुकूमत को करनी चाहिए। कि जो अभी कैदी हैं हमारी फॉरेन जेलों में, उनके लिए हमें एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके तहत हम अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखें कि भी कौन कौन सी जेल में है, किस स्टेज पे उनका केस है और क्या उनको मदद की ज़रूरत है। अब ये देखें, जो 2100 कैदी वापस आ रहे हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इट्स अनक्लियर कि पाकिस्तानी कैदी तो कोई 3000 के करीब है सऊदी अरेबिया में। सो ये किस पॉलिसी और किस थॉट के किसने फैसला किया कि सिर्फ 2000 कौन उस फेरिस्त में होगा, जो कौन से हैं जो 2000 होंगे और जो बाकी 1000 का क्या होगा। सो ये बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत मुबारकबाद देने वाला स्टेप है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को रेज़ किया। और देखिए, जब हम रेज़ करते हैं तो हमें किस तरह की रिलीफ मिलती है, लेकिन अब इसको हमने एक सिस्टम के तहत चलाना है। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत सही जी सारा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाल हमसे बात की। नाज़रीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मशहूर केस मुख्तारा माई के गैंग रेप का, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सालों के बाद अब सुन रही है। स्टे विद अस। मुझे अल्लाह ताला पे पूरी उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा। वेलकम बैक। और अब हम जिक्र करेंगे मुख्तार माई रेप केस का। ये गैंग रेप का केस जो पंचायत के हुक्म पे हुआ 2002 के अंदर, इस केस ने पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी थी। उसके बाद इसका केस रजिस्टर हुआ और कोर्ट्स में जब गया तो ट्रायल कोर्ट के अंदर 6 मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत दी गई, जबकि 8 मुल्ज़िमों को बरी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के अंदर जब इस केस की अपील पहुंची तो 5 मुल्ज़िमों को बरी कर दिया गया और जो एक मुल्ज़िम था जिसको सज़ाए मौत दी हुई थी उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। मुख्तार माई ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट की बेंच का फ़ैसला था उसको अपहोल्ड कर दिया। फिर मुख्तार माई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़रसानी की एक अपील दायर की जो अब बहुत सालों के बाद लगी है। अब इशू ये है कि इसके अंदर क्या फ़ैसला आएगा, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तारा माई खुद, जो एक अपेलेंट हैं इस केस के अंदर। वेलकम टू द शो मुख्तारा साहिबा। जी, आपकी जो इस वक्त अपील है कोर्ट के अंदर, ये बहुत सालों के बाद इसके ऊपर उन्होंने हियरिंग सेट की है। कुछ कोर्ट से आपको मालूम हुआ या आपके वकीलों ने बताया कि इतने साल क्यों लगे? कि जब ये नजरसानी की अपील की जा रही थी तो उसी वक्त, क्योंकि मैं पहले आपको जैसे पता है 2 अदालतों से एक ही फैसला आया और एक अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया। फिर जो ये बेंच था 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें से भी 2 जजों ने अलग फैसला दिया, एक जज ने अलग फैसला दिया जी। तो उसमें भी था जो मेरे लॉयर हैं तो हसन साहब, और
उन्होंने मुझे कहा दीदी एक मरतबा दोबारा जो है ना कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उसी वक्त में बहुत, मतलब मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत थक चुकी थी। तो सही। उसने कहा नहीं, एक दफा कोशिश करनी चाहिए हमें, क्योंकि एक है हमारे पास जान। तो मैंने कहा ठीक है सर। खैर सिविल सोसाइटी के लोग सारे, मीडिया, सब लोगों ने मेरा साथ दिया। फिर ये अपील हुई, फिर तकरीबन 2011 में अपील की, 12-13 तक जो है ना इसकी डेट लगती रही जी। मैं जाती रही, मेरे लॉयर भी पेश होते रहे, हालांकि वो इतनी मसरूफ हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फरीद में मेरा केस लड़ रही 2005 से लेकर अब 2019 हो गया है। तो बीच में बिल्कुल वो खामोशी हो गई थी। तो मुझे नहीं था पता। मैं एक दो मरतबा बात की, एतराज साहब से बात मेरी नहीं हुई, बाकियों से हुई है, लेकिन इसका कोई नहीं। फिर एक दिन अचानक जो है ना मुझे कॉल आई ना, एतराज साहब के मुंशी है, उनकी कॉल आई जी। 6 तारीख को आपका केस लगा हुआ है। मैं अचानक से बस ऐसे हैरान और परेशान भी थी। मैं आपको बताऊं, मैं परेशान भी थी। सही। इसका पता नहीं अब क्या होगा। बार बार जो है ना, हकीकत कुछ ना, मैं अब घबराती हूँ कोर्ट में जाने की। अच्छा। और मुझे इससे टेंशन सी हो जाती है जब मैं सुनती हूँ। बिल्कुल सही। मैं इतनी जिंदगी, एक जिंदगी का हिस्सा है, मैंने कोर्टों में आने जाने नहीं लगा दिया। बिल्कुल। मैं इंसान नहीं कि किसी को सच नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। नहीं, और ये भी है कि एक ऐसा वाकया है, और वो अब आप जो है जिसको पूरा गांव जानता है। बिल्कुल पूरा जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, मगर उस सारी दुनिया जो है वो बात करती है, मगर उस पे फैसला नहीं आ रहा। इतने साल गुजर गए हैं। अब ये देखिए, अब जब से वो लोग बह रहे हैं, मैं छुट्टी दे रही हूँ, मैं अपने गाँव में नहीं हूँ। जी। अच्छा, आप गाँव में नहीं है? गाँव में नहीं हूँ। कभी मैं कहाँ होती हूँ, कभी मैं कहाँ होती हूँ। 2 साल हो गए मुझे सिक्योरिटी वापस ले ली उन्होंने। 2 साल हो गए? 2 साल हो गए, वापस ले ली उन्होंने। अच्छा, तो आप कितने अरसे से छुपती फिर रही हैं? मुझे 2 साल हो गए। कभी मैं कहीं होती हूँ, कभी कहीं होती हूँ, कभी कहीं होती। तो वहाँ के बच्चों के साथ रुलती फिर रही हूँ कि मुझे इंसान नहीं समझा जा रहा। तो आपने कभी बात की जो वहाँ के पुलिस वाले हैं या पंजाब हुकूमत से कि वो आपकी मदद करें? मैंने कोई 100 मरतबा बात की, आखिर मैंने थक के छोड़ दिया। और पंजाब हुकूमत जो नई आई है, क्या उसने भी आपकी बिल्कुल कोई मदद नहीं की? नहीं, पंजाब हुकूमत को सीधी सी बात है, मैंने लिखा नहीं है। मैं पहले लिख के थक गई। सही। मैंने कहा नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनको खुद आपकी मदद करनी चाहिए, आपको क्यों उनको कहना चाहिए? जानती है, पूरी दुनिया जानती है, नहीं हुकूमत नहीं जानती। जी मुख्तारा साहिबा, आप बता रही थी, तो क्या सिविल सोसाइटी ने कोई आपकी मदद की इस हवाले से? जी, सिविल सोसाइटी अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ है। देखिए, सब लोग, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सब लोग मेरे साथ है। हम लोग उसी दिन कोर्ट में गए तो काफी सारी औरतें मेरे साथ गई जी। बदकिस्मती से कुछ लोगों को बाहर भी कराया गया, कुछ लोगों को नहीं आने दिया गया। तो बड़ी मुश्किल से बेचारी आई है औरतें, पर मेरे साथ खड़ी हुई। बस हौसला ही होता है इंसान का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और हमारी दुआएं और आप सब उम्मीदें आपके साथ हैं, और उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस दफ़े सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब नाजरीन, इसके साथ ही आज बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।